नमस्कार। रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं WII भारतीय वन्य जीव संस्थान में। आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिका साहा जी से। आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं और नमामि गंगे का एक जो विराट अभियान है, गंगा की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसका दायित्व आप लगभग 8 साल से आप निभा रही हैं। आपका स्वागत है रेडियो केदार में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रुचिका साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी WII से जुड़ने की जो जर्नी है और WII के बाद गंगा के इस विराट जो मिशन है, इससे जुड़ने की जो जर्नी है, उसके बारे में जानना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार सारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर रुचिका शाह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एज अ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट काम करती हूँ। जो मेरा काम है वो प्रदूषण का हम लोगों को आंकलन करना है, नदी और जो वेटलैंड्स हैं उनमें। WII ज्वाइन करने से पहले मैं साइंटिफिक ऑफिसर थी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। और जो मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, PhD मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से ही किया है और MS मैंने WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है थाईलैंड में, वहाँ से मैंने अपना मास्टर्स डिग्री लिया है। और पिछले ऑलमोस्ट 10 इयर्स मैं कहूँगी हम लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और हर तरीके के एस्पेक्ट में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जैसे इकोलॉजी है, कितना जैव विविधता है गंगा और उसकी सहायक नदियों में, और वेटलैंड्स में कितना जैव विविधता है, और क्या उस जैव विविधता पर जो प्रदूषण का या रासायनिक तत्वों का किस तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है, वो सारा आंकलन करना हम लोगों का टीम का काम है। बहुत अच्छा लगा मैं जानकर आपसे। और मैं क्योंकि आपके बारे में एक और मेरे पास खास जानकारी है कि आपके पास जो जिम्मेदारी है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, वो है कि नदी में जो प्रदूषण है उसका आकलन करना। कितना प्रदूषण है मिट्टी में, जलीय जीव किस तरह से प्रभावित हैं, और जो पूरा जलीय जीव का जो संसार है, खासकर मैं गंगा नदी की बात करूं और जो सहायक नदियां हैं उनमें, उसका आकलन करने की जिम्मेदारी आपके पास है। जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े तो क्या आपने खुद अप्रोच किया या आपको कहा गया कि नहीं आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ना है? मेरे को कहा गया एक्चुअली कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ना है। डॉक्टर हुसैन जो उस टाइम पे हम लोगों का प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने अप्रोच किया था मुझे कि मेरा जो जॉब प्रोफाइल था इस पोजीशन के लिए, वो मेरा वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि इससे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करने से पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ काम किया है 2-3 साल, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम किया है 2 साल। तो डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी थी मिनिस्ट्री के साथ। तो मेरा उन्होंने देखा कि एक्सपीरियंस किस तरीके का है। डॉक्टर रुचि बडोला जो हमारे प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं, उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि मैं इस एस्पेक्ट में जो प्रदूषण के एस्पेक्ट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी यहाँ स्टार्ट हुई। जिस तरह से आपने बताया कि आपका एक काम तो एक साइंटिफिक काम है कि आकलन करना है, लैब टेस्ट है जी। और लोगों के बीच जाना है। एक और काम है आपका जो लोगों के बीच में जाकर उनको जागरूक करना। जी। ये एक महत्वपूर्ण काम है। बिल्कुल। तो किस तरह से आप प्लान करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, क्या चुनौतियां आती हैं उनके बीच जब आप काम करते हैं? क्योंकि आप तो एक साइंटिफिक अप्रोच लेके जाते हैं कि भाई ये साइंस है, और एक होता है उनका इंडिजीनियस नॉलेज, जो परंपरागत ज्ञान है। जी। तो दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो किस तरह से बैठाते हैं? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि अगर मैंने अपना नॉलेज इस में प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया, तो मुझे सीखने को, जो आपने इंडिजीनियस कम्युनिटी बोला, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगी कि जब 2017-18 में मैंने ज्वाइन ही किया था, तो आप जानते होंगे कानपुर का स्ट्रेच गंगा में कहा जाता है कि बहुत प्रदूषित है, क्रिटिकली पॉल्यूटेड स्ट्रेच बोला जाता है। आए दिन आप अखबारों में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हम लोग सर्वे कर रहे थे नाव से, और जो उसमें नाव वाले बैठे हुए थे, जो बोटमैन थे, उन्होंने हमें, वो गंगा से ही पानी पी रहे थे। तो मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो मैं उन्हें बता रही थी कि देखें ये तो इतना पोल्यूटेड है, आप इस तरीके से पानी पी रहे हैं, आप पे हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो उन्होंने बोला मुझे कि मैडम, हम लोग उस जगह से पानी नहीं पीते हैं जहाँ से बबल्स आ रहे होते हैं। ओह। क्योंकि मुझे इतना पता है, उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ से बुलबुले उठ रहे होते हैं पानी में, वो पानी का एक सैचुरेशन आ गया है क्लीन होने का।
यानी कि अब वो वहाँ पे बहुत ही गंदा है, वो उससे ज़्यादा पानी साफ नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो हम उस तरफ पे जाते ही नहीं हैं। तो हम उस जगह से पीते हैं जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एटलीस्ट पानी थोड़ा साफ रहेगा। तो उनका अपना उसमें एक बहुत ही मसलिन का एक कपड़ा लेके उससे वो लोग पानी पीते थे कि हम बोतल लेके तो नहीं, कितना देर हमें मछली पकड़ने के लिए नाव में नदी के बीच में रहना है। तो एक वो चीज़ मुझे, क्योंकि एज अ साइंटिफिक पर्सन मुझे पता है कि उसका साइंटिफिक क्या है, कि वहाँ पे सैचुरेशन आ चुका है, एक पोल्यूशन कैपेसिटी कम हो चुका है। लेकिन ये बात उनसे सुनना, जिनका, मैंने उनसे पूछा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो उन्होंने बोला कि कक्षा 2 या 3 तक पढ़े हैं वो। उसके बावजूद, क्योंकि वो आई थिंक जनरेशन टू जनरेशन उन लोगों ने सबक ले के सीखा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि जो परंपरागत ज्ञान है जी वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। जी, तो क्या आप सहमत हैं उस बात से जो उन्होंने बताया कि बबल्स आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसका साइंटिफिक एक, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं बहुत ही आश्चर्य में थी कि उनको ये पता है कि क्योंकि आप पानी में पानी है और अंदर मिट्टी है पानी के, तो जी। आप अगर देखेंगे तो मिट्टी क्या होता है, एज अ सिंक काम करती है कि आपका प्रदूषण जा रहा है तो उसने अपने में समेट के रख लिया, मिट्टी ने सब कुछ पकड़ के जकड़ के रख लिया। तो जब वो उसका जकड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो क्या होता है कि वो एक तरीके से बबल्स के रूप में ऊपर आने लगता है कि अब इससे ज़्यादा वो उनका रोकने की क्षमता नहीं रही है। तो वो बात उनको जिस भी तरीके से उन्होंने सीखी, पीढ़ी दर पीढ़ी सीख के अपने पापा से, जिस जैसे भी, तो वो एक मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि जिनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड कक्षा 2 से ज़्यादा नहीं है, उनको ये बात का पता है। तो अक्सर कहा जाता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है वो गंगा में या और नदियों में मिलता है, तो प्रदूषण का बड़ा कारक जो है उनको ही माना जाता है। इसके अलावा कुछ जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं नदी के साथ, और कुछ लोग नदी में जो भी कुछ खराब होता है वो नदी में फेंक देते हैं। जी, तो आप क्या समझते हैं कि जो और कौन से ऐसे कारण हैं जो नदी को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, जो कारखाने वगैरह से जो वेस्ट आ रहा है वो एक कारण है, लेकिन वही कारण है ऐसा नहीं है। ये एक आम जनता में गलतफहमी है कि सारा कचरा, सारा रासायनिक जो भी नदी में जा रहा है वो सिर्फ फैक्ट्रियों की वजह से है। वो एक कारण है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन सिर्फ वही कारण है ऐसा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि आजकल हम लोग के जो घर में हम लोग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, आप हैंड वॉश, हैंड सोप यूज़ करते हैं, उसमें कई तरीके के रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गाँव में जो रह रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 लोगों का गाँव है या 50 लोगों का गाँव है, अब वहाँ का पानी तो एसटीपी में जा नहीं रहा है, क्योंकि सारा का सारा फोकस, हमारा जो मेजॉरिटी फोकस है वो है कि टाउन्स या सिटी में का जो सीवेज है उसको आप एसटीपीज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं। तो गांव तो किसी तरीके से एक, हम बोलेंगे कि थोड़ा सा वो इग्नोर्ड एक एंटाइटी हो गए। तो सब कुछ जा रहा है नदियों में बिना ट्रीट हुए, बिना उसका हम लोग ट्रीटमेंट किए हुए सारा नदी में जा रहा है। तो इन जो रोजमर्रा की चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, वो डाउन द ड्रेन जा रहा है। मतलब आपने नहाया, हाथ धोया, सब आपके सिंक से होता हुआ धीरे धीरे नदी में रसाव हो जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है अभी के टाइम पे म्युनिसिपल सुएज जो हम बोलते हैं, जो नालों से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वगैरह से जो नदियों में डायरेक्ट जा रहा है। दूसरा, हॉस्पिटल सीवेज, अगर वेस्ट का उनका प्रॉपर ड्रेनेज ट्रीटमेंट का नहीं है, तो हॉस्पिटल्स भी एक बहुत बड़ा स्रोत हैं रासायनिक पदार्थों को नदियों में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, उनको उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ कॉलोनीज़ में, कुछ अपार्टमेंट्स में मैं गया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि उनका जो ट्रीटमेंट है, जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है या किचन वेस्ट का जो ट्रीटमेंट है, वो अपने ही उन्होंने प्रेमिसेस में किया हुआ है, अपने ही परिसर में किया हुआ है। तो क्या इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आप लोग बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल। और आजकल तो ये सबसे ज़्यादा इस समय पे है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हम जिसकी बात करते हैं, कि आपने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बनाया इवन गाँव में भी जहाँ पे इस तरीके के सीवेज वगैरह का आपका सीवेज कनेक्टिविटी नहीं है ट्रीटमेंट प्लांट्स में, आप लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के तहत कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स बना सकते हैं। कुछ
जो प्लांट्स वगैरह के जो प्रजातियां हैं वो होती हैं जो जिनमें क्षमता होती है कि बहता हुआ अगर कोई केमिकल है उसको अपनी जड़ों और मिट्टी में रोकने की। तो फिर आप एक तरीके से जो रसाव है इन रासायनिक पदार्थों का नदियों में आप रोक सकते हैं। तो जो आपने ये बोला कि आपने इस तरीके का देखा है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि अगर इस तरीके का लोकल लेवल पे भी इस्तेमाल हो रहा है, इससे आप वेस्ट वाटर रीयूज भी कर सकते हैं बिल्कुल। और पानी बचा भी सकते हैं। बिल्कुल, वो हो भी रहा है क्योंकि गाड़ियों की धुलाई के लिए जी। जो आपका किचन गार्डनिंग है उसमें भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। बहुत अच्छा सोच है कि इस तरीके के जो कम्युनिटी इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, वो नदी की स्वच्छता के लिए भी और पानी के संरक्षण के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी कदम है। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार और अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिका साहा जी से। आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत आप मिट्टी का आकलन करते हैं, नदी का आकलन करते हैं, उसके पानी का आकलन करते हैं और जलीय जीवों की स्थिति को भी जांचते हैं। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और एक और सवाल मैं आपसे करना जी। चाहूँगा कि नदी गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, चाहे सुसवा हो, सोंग हो, जो लोकल लेवल पे मैं बात कर रहा जी। हूँ, कई बार देखा जाता है कि नदी में अगर कुछ हमें कुछ प्रदूषण दिखाई देता है और कई बार नहीं दिखाई देता है। अगर नदी में कुछ दिखता है तो हम कहते हैं नदी प्रदूषित है जी। और अगर नहीं दिखता है तो कहते हैं नदी साफ साफ है। है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ऐसा है या इसके पीछे साइंस कुछ और है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया ये, और ये आम जनता में ये धारणा है भी कि जो दिख रहा है उस पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और जो नहीं दिख रहा है उस पे नहीं। और पॉल्यूशन के केस में जो नहीं दिख रहा है वो बहुत खतरनाक है जो दिख रहा है उसके कंपैरिजन में। तो जैसे बहुत सारे जो कीटनाशक यूज़ होते हैं आपके खेतों में, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, या फिर आपके जो मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से घर पे डेली यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स आपके हैं, तो वो उनमें से कुछ इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन डिस्टरप्टर कंपाउंड्स बोलते हैं, जो डायरेक्ट आपके जो हार्मोनल सिस्टम्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं। क्यों ये एक बहुत खतरनाक तरीके के केमिकल्स हैं, वो उसका रीज़न है कि बहुत कम लेवल पे, पार्ट्स पर बिलियन लेवल पे भी वो इस तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं, सिर्फ जीव जंतु पे ही नहीं बल्कि इंसानों पे भी। तो इस तरीके, और वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हैं जो कि आप जिससे एक्सपोज्ड हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये ना समझें कि जो नदी एकदम साफ दिख रही है वो एकदम साफ है, क्योंकि हो सकता है कि आसपास उसके जो खेत खलियान हो उसमें से वो बहुत सारे कीटनाशक जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए या जीव जंतु के स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ही हानिकारक है वो उसमें उनका रसाव हो रहा हो। मैं एक और उदाहरण आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने जब गंगा का आंकलन पोल्यूशन के लिए स्टार्ट किया था 2017 से, तो हमने ये माना कि गंगोत्री और हर्षिल एक ऐसे है कि वो एज कम्पेयर टू जो उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन होगा, जो बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल में जो प्रदूषण होगा, उसके कंपैरिजन वहाँ पे प्रदूषण कम होगा या हो सकता है ना ही हो, क्योंकि इतना तेज बह रहा है नदी और इतना साफ है, दिखने में कितना साफ है, एकदम निर्मल अविरल धारा ही हो रहा है ना। तो लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक जब हम लोगों ने उसका पानी के सैंपल्स का आंकलन किया रासायनिक तत्वों के लिए, तो हमने पाया कि जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं कीटनाशक, जो कि इंडिया में अभी 2014 या 15 से बैन है, कई ऐसे हमें रासायनिक तत्व पानी में हमें मिले हर्षिल में। तो हमने ये जो देखा कि वहाँ पे जो सेब या जो राजमा के खेती होते हैं तो उसमें उस तरीके के पदार्थों में उस खेतियों में यूज़ कर रहे होंगे वहाँ के लोग, वरना और कोई वहाँ पे इंडस्ट्रीज तो है नहीं जहाँ से आएगा, तो यानी कि खेतों में ही यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था कि हर्षिल जैसे स्थान में जहाँ हम सोच रहे थे कि यहाँ तो प्रदूषण ना के बराबर होगा, और वहाँ हमें बहुत सारे और जगह से काफ़ी हाई मात्रा में जैसा कि आपने बात की अभी ओरिजिन की कि गंगा का ओरिजिन वहीं से है जी, और उसमें भी कीटनाशक जो पदार्थ हैं उनकी उपस्थिति पाई गई जल में। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और नीचे की तरफ, मैं एक सहायक नदी की बात करता हूँ। सहायक नदी में जो प्रदूषण है उसमें भी कई तरह का केमिकल्स आता है जी।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से नदी प्रदूषित हो रही है। लेकिन नदी का पानी खेतों में जब आता है, उस नदी का पानी जब खेतों में आता है तो कितना डिस्टर्ब करता है उस एग्रीकल्चर को, हमारी हेल्थ को, इसके बारे में जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें, कोई भी नदी अगर बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से प्रदूषित है तो वो इंसान के लिए तो किसी भी रूप में, क्योंकि हम नदी का उपयोग अपनी डिफरेंट ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं, चाहे हम उसे इरिगेशन के लिए यूज़ करें, चाहे हम उसमें रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली को यूज़ करके हम लोग यूज़ करें, तो या पीने के पानी के लिए यूज़ करें। तो पर्टिकुलरली इरिगेशन के लिए जो यूज़ होता है पानी, अगर इस तरीके से प्रदूषित है तो वो अगर आप अपना क्रॉप्स वगैरह में, अपना जो खेतों खलिहानों में अगर इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल चांसेस हैं कि वो उन क्रॉप्स में एक्यूमुलेट हो और फिर इनडायरेक्टली ह्यूमंस पे भी इम्पैक्ट करे। सेहत पर असर करेगा तो फिर हमारी पूरी जो आर्थिकी है उसको बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार और अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिका साहा जी से। और बड़ा अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करते हुए, और क्योंकि गंगा नदी प्रदूषण खेती ये मेरा भी विषय रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम कि गंगा में डॉल्फिन रहती है, उदबिलाव रहते हैं, प्रदूषण का इन पर क्या असर पड़ रहा है, और जो जैव विविधता है, पूरी जो जैव विविधता है उसका क्या असर हम पड़ रहा है, और इस असर का मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर जानना चाहिए। तो डॉल्फिन, जिसको कई जगह पे लोकल जो भाषा है उसमें सूस भी बोलते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में, तो उस पे हम लोगों ने देखा कि अब उस पे तो बिकॉज वो एक थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस स्पीशीज़ है, तो आप डायरेक्टली उस पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर एक साइंटिफिक तरीका निकाला कि हम उस पे तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या उस पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण का या नहीं। तो हमने उसके लिए क्या देखा कि हमने उसके प्रे बेस जो वो खाती है, किस तरीके के फिश वो खाती है, हमने उसमें टेस्ट किया कि किस तरीके के रासायनिक पदार्थ उसके प्रे बेस में मिल रहे हैं। और हमने पाया कि काफ़ी तरीके के, चाहे प्लास्टिसाइजर्स हों जो कि डिफरेंट प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं, बिस्फिनॉल ए, आपने देखा होगा आजकल बोतलों में सब लिखा रहता है बीपीए फ्री, तो उस तरीके के पदार्थ मिले। कई कीटनाशक जो मैंने आपको बताया बैन है इंडिया में, रिस्ट्रिक्ट, जैसे डीडीटी वगैरह है इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल बैन है काफ़ी सालों से, लेकिन अभी भी वेक्टर कंट्रोल के लिए वो यूज़ होता है, मलेरिया डीडीटी कंट्रोल के लिए कई स्टेट में अभी भी यूज़ होता है वो, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही एजेंसी उसको यूज़ करते हैं। तो हमने वो पदार्थ हमने पाया कि काफ़ी मछलियों में उनका भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, और हम लोगों ने पाया कि जो जिस तरीके के और हम लोगों के हैवी मेटल्स वगैरह हैं, आर्सेनिक है, लेड है और कैडमियम वगैरह हैं, वो भी हमें अच्छा खासा मात्रा में मिले। और उसके बेसिस पे हमने एक्स्ट्रापोलेट मॉडलिंग के थ्रू ये देखा कि क्या इस तरीके का जो रासायनिक तत्वों से भरपूर खाना है, इस तरीके का खाना खाने से क्या डॉल्फिन और उदबिलाव, जिन्हें ऑटर्स बोलते हैं, स्मूथ कोटेड ऑटर्स में हमने पर्टिकुलरली देखा कि उन पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। तो हमने पाया कि कई जगह पे कुछ स्ट्रेचेस में हमने पाया कि दुष्प्रभाव पड़ सकता है अगर इस तरीके का वो रहे, रासायनिक से बिल्कुल भरपूर जो उनका खाना इस तरीके से रहे। तो वो हम लोगों ने पाया, एक बहुत अच्छा स्टडी है, हमने काफ़ी हाई इम्पैक्ट जर्नल में उसे पब्लिश किया है, और ताकि जितना आउटरीच मिल सके, हमने जो हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं हमने उन लोगों के साथ शेयर किया है कि ताकि प्रॉपर पॉलिसी आइडेंटिफाई हो सके कि किस तरीके का पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होना है, ताकि डॉल्फिन और उदबिलाव का संरक्षण कर सके। और वही हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है, जो स्पीशीज ऑफ कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस है, मतलब जिनका कंजर्वेशन या तो वो थ्रेटेंड है किसी तरीके से, या फिर उनका वल्नरेबल है वो, कि इनके कंजर्वेशन, इनके नंबर जो हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या सकारात्मक रिजल्ट आया मैम? बिल्कुल। जो मैंने आपको हर्षल वाला बात किया था वो हमारा फेज 1 की बात है कि वहाँ पे हमें जो बैंड पेस्टिसाइड्स हैं वो मिले, बैंड या रिस्ट्रिक्टेड, और हमने वो शेयर भी किया जब हम लोगों ने अपना फेज 1 का रिपोर्ट सबमिट किया 2019-2020 के तकरीबन। और काफ़ी उसके बाद नेचुरल फार्मिंग
जैसे कई कई ऐसे बफर जोन जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स की मैं आपको बात कर रही हूँ, उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उन्होंने कई जगह पे उसको इम्प्लीमेंट किया है। और हमने जो जब कंपेयर किया, आपने मुझसे पहले भी पूछा था जब हमारा डिस्कशन हो रहा था जी। कि क्या हम लोगों ने देखा है कोई बदलाव, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हुई है या कम हुई है, लेकिन हमने पोल्यूशन के केस में देखा है कि जो इस तरीके के रासायनिक हमें 2017 में जो मिले थे हर्षिल में, और अभी जब 2025 में हमने देखा तो उनकी मात्रा काफ़ी कम हो गई है। तो और- ये एक आई थिंक जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत ही ये पॉसिबल हो पाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गंगा स्वच्छ हो रही है, निर्मल हो रही है। अविरल तो है ही, जी अविरल तो है ही। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कई स्टेट में काम किया है, क्योंकि 5 स्टेट से होकर गंगा गुजरती है। जी। तो क्या सब जगह की स्थिति अलग-अलग है, या फिर आपको लगता है कि उत्तराखंड में ज़्यादा खराब है, या यूपी में ज़्यादा खराब है, या बिहार में ज़्यादा खराब है? अब ये भी बहुत अच्छा मेरे को लगता है, हमारी जो पब्लिक, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सवाल है कि सारे स्टेट पे स्थिति एक नहीं हो सकती। इंग्लिश में एक कहावत है, वन शू डजंट फिट ऑल। एक जूता सबको नहीं, आपकी एक ही आपने अप्रोच सब जगह नहीं रखनी। और वही गलती थी कि इतना सारा जो चल रहे थे गैप 1 गैप 2 जो गंगा को साफ करने के लिए 1980 से काम चल रहे हैं, उस दशक से। तो मुझे लगता है वो अप्रोच इस एनएमसीजी ने वो अप्रोच बिल्कुल नहीं अपनाई है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, कंपेयर टू जो उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में है, जी, जी। उसके कंपैरिजन कम है। बट खेती है और म्युनिसिपल सीवेज है, तो वहाँ पे उस तरीके के हम लोगों को कीटनाशक दिखाई देंगे, कीटनाशक या फिर कोई भी केमिकल रसायन दिखाई देंगे पानी में। यूपी, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट का जो लैंड यूज हम जो बोलते हैं, वो 80% एग्रीकल्चरल फील्ड से वहाँ पे, आपको पता ही है। देन टैनरी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्रियल सेटलमेंट अगर आप देखेंगे तो कानपुर में बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप देखेंगे तो आपका फराद है, या आप उसकी सहायक नदियों की बात करें, जैसे रामगंगा में है। हम लोगों ने रामगंगा में पाया कि जो वहाँ पे मुरादाबाद में आपको पता है ब्रास का बहुत बड़ा फैक्ट्री है ना। ब्रास जो है वो बनता है आपका जिंक और कॉपर का एलॉय है वो। तो हमने ये पाया कि कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन मुरादाबाद और उसके डाउन स्ट्रीम 100-150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम फरुखाबाद तक हमें उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन मिला। तो आप जिस तरीके का वहाँ पे, जिस तरीके का जहाँ पे सेटलमेंट है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे उस तरीके के रासायनिक पदार्थ मिलेंगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में जो स्थिति है वही स्थिति पश्चिम बंगाल में हो सकता है पश्चिम बंगाल में कीटनाशक बिल्कुल ना हो, कि एग्रीकल्चरल फील्ड कम है, वहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इतना बड़ा इशू है। तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर जैसे करेगा। आपने इंडस्ट्री की बात की है, एग्रीकल्चर की बात की है, तो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आप कहाँ पाते हैं, कि इंडस्ट्री से आ रहा है या एग्रीकल्चर से आ रहा है? देखिए, इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है वो आप एक बार को उसका आंकलन कर सकते हैं। मैं क्वांटिफाई कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि इंडस्ट्री अपना ये वेस्ट फेंक रही है इस नाले से, तो क्वांटिफाई करना ईजी है। बट आप खेतों का, खलियानों का, एग्रीकल्चर का क्वांटिफाई नहीं करें, वो डिफ्यूज पोल्यूशन है। यानी कि एक बारिश हुई, सबका हर जगह से वो आएगा, हर जगह से उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है कि ये इसी खेत से आ रहा है या नहीं। लेकिन इंडस्ट्री में मैं ये बता सकती हूँ कि इसी इंडस्ट्री से आ रहा है कि नहीं, बट आप उसको नहीं क्वांटिफाई करेंगे। तो ये हम लोगों का साइंटिफिक टर्म में अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक पॉइंट सोर्स होता है जिसको आप मेजर कर पाए, जिसका आंकलन कर पाए। जैसे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, या आपका घर का सीवेज का जो पाइप है वो जा रहा है, तो मैं उसे क्वांटिफाई कर सकती हूँ कि आपके घर से इतना आ रहा है। लेकिन खेतों से आप नहीं कर पाएंगे कि इसके खेत से इतना आ रहा है, क्योंकि वो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है। लेकिन जो खेतों से जो रसायन मिलते हैं नदी में, उसको रोकने के लिए किस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है, और किस तरह का इंटरवेंशन चाहिए? बिल्कुल, उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा है जो उसे यूज़ कर रहे हैं उनका
सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो टारगेट है वो है हमारे फार्मर्स। बहुत फार्मर्स अभी अवेयर हैं, और जो बड़े लेवल के फार्मर्स हैं वो टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से अवेयर हैं। जो छोटे और जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं वो, जैसे आपका रेडियो के माध्यम से वो अवेयर हैं कि किस तरीके के कीटनाशक उनको उनकी क्रॉप्स को तो बचाएंगे, लेकिन उनके लिए भी उतने ही हानिकारक हैं जितना जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी अवेयरनेस तो आ चुकी है, क्योंकि हम लोगों का जो दूसरा कंपोनेंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, वो इस तरीके के काम ही करता है कि जो वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी है, फार्मर्स हैं या वहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर जो गाँव हैं, उनमें लोगों को जागरूक करना कि किस तरीके से इस तरीके के कीटनाशक उन लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे काम किया है। पतंजलि के साथ मिलके भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं बहुत ग्रास रूट लेवल पे। तो वो आई थिंक फार्मर्स का अवेयर होना, और कई जगह पे जो स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है फार्मर्स के लिए, सब्सिडीज़ देती है जो ग्रीन केमिकल्स के लिए कि ये कम आपका हानिकारक है, लेकिन आपके वो जो आपका कल्टीवेशन है उसको यील्ड को बढ़ाएगा। तो आप इस तरीके, तो वो आई थिंक जितने भी जो सब्सिडीज़ हैं या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो फार्मर्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी इस तरीके का छोटा सा एक कार्यक्रम स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आप लोग अवेयर कराएं जो दूर रहने वाले, जो गांव में रहने वाले किसान हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन का ज़रिया सिर्फ रेडियो है या यूट्यूब है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा फॉर दोज फार्मर्स और फॉर द रिवर्स ऑल्सो। बहुत अच्छा मैम आपने जवाब दिया है, और अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। हर फील्ड में, हर कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप फील्ड में भी काम करते हैं, आप लैब में भी काम करते हैं। आपने WII में एक लैब स्थापित की है। जी। क्या फंक्शन है, क्या कार्य है उसके, और किस तरह से नदियों के संरक्षण के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए काम करते हैं? हम लोगों का, जब हम लोगों के पास ये हमने ये लैब जो इस्टेब्लिश की है उसको हम गंगा एक्वा लैब्स के नाम से जानते हैं, और इसमें 4 डिफरेंट लैब्स हैं। एक हमारा स्पेशल एनालिसिस का है, जहाँ पे हम GIS की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से मैपिंग करते हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट है, चाहे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो या पोल्यूशन हॉटस्पॉट हो। एक हमारे पास एक्वेटिक इकोलॉजी का लैब है, जिसमें हम जेनेटिक्स की हेल्प से देखते हैं कि जो डैम्स एंड बराजेस बने हैं उनसे क्या जो प्रजातियां हैं उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है। और जो बाकी 2 लैब्स हैं हम लोगों की, वो पोल्यूशन असेसमेंट के लिए हैं। 2017 में जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तो हमें जो पानी, जो मिट्टी या जो जीव जंतु जैसे फिश वगैरह हम लोग कलेक्ट करके लेके आते हैं, उसका रासायनिक जो आंकलन हमें करने के लिए बाहरी लैब्स में भेजना पड़ता था। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसमें आपका टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा रहता है। आप दूसरी एजेंसी पे निर्भर कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ रहा है किस तरीके से किया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में गंगा एक्वा लैब्स करके लैब्स इस्टेब्लिश की है डॉक्टर रुचि बडोला और डॉक्टर SA हुसैन के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में। ये जो लैब्स हैं, जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो लैब्स हैं, वो उसमें उत्तराखंड में ऐसे इंस्ट्रूमेंट बहुत कम, चाहे वो गवर्नमेंट लैब्स हो या प्राइवेट लैब्स हो, हम लोगों के पास अति आधुनिक बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि इन जितने भी हम लोगों के टारगेट जो केमिकल्स पे हम काम कर रहे हैं कि नदियों में कितना किस मात्रा में वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग बहुत ही कम मात्रा में क्वांटिफाई कर सकते हैं। मैं कम मात्रा में बोल रही हूँ, उसका मतलब पार्ट्स पर बिलियन टू पार्ट्स पर ट्रिलियन लेवल तक हम लोग उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। और ये हिंदुस्तान की पहली एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पे एक्वेटिक स्पीशीज और फ्री रेंजिंग एनिमल्स पे काम होता है। बहुत अच्छा मैम, पर एक जानकारी आपने जैसा दी है कि आपने कहा है कि बैराज जहाँ पानी को रोक दिया जाता है, जी बांध, जी, तो क्या जैव विविधता पर असर पड़ता है? देखिए, उस पे जैव विविधता की मोबिलिटी पे, मूवमेंट अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके भी अलग अलग
जो जब डैम्स एंड बराजेस बनाए जाते हैं तो उस चीज़ का भी आंकलन किया जाता है कि किस तरीके से उनका मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट ना हो, तो वो उस पे बट हाँ पोल्यूशन स्टेटस पे कि डैम्स का अपस्ट्रीम या बराज का अपस्ट्रीम पे पोल्यूशन का स्टेटस अलग रहेगा और डाउनस्ट्रीम पे अलग रहेगा, तो वो उस तरीके का हम लोगों को फ़र्क ज़रूर दिखाई देता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में किडनी होती है, जी। वो एक फिल्टर की तरह काम करती है, जी और इसी तरह से जो वेटलैंड है वो नेचर का एक फिल्टर है। जी बिल्कुल। तो जो फिल्टर है उसका जो मैकेनिज्म है उस पर असर पड़ता है किसी पोल्यूशन का? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, और ये बहुत अच्छा जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दिया है कि जो एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। जैसे आपके घर में फ़िल्टर होते हैं, आरओ फ़िल्टर, जी। तो आप उससे एक साफ़ पानी अ, आप लोगों को पीने मिलता है। तो वेटलैंड भी उसी तरीके से काम करते हैं। वो किड बिल्कुल आपने सही बोला, एक किडनी की तरह है। सब आपका फ़िल्टर करके आपका बॉडी को स्वस्थ रख रहे हैं। तो उसी तरीके से वो फ़िल्टर करके नदियों को स्वस्थ रखने का एक काम करते हैं। इट्स लाइक अ नेचुरल फ़िल्टर। लेकिन हर किसी का अपना सहन शक्ति का एक हाँ, लिमिट। लिमिट जी। है ना? तो जैसे घर में भी अगर आपको भी फ़िल्टर चेंज करने पड़ते हैं हर 4 महीना, हर 6 महीना में, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका गंदा पानी आ रहा है तो। लेकिन अगर गंदा पानी नहीं आ रहा है तो वो 1 साल तक भी चल सकता है। तो वही वेटलैंड्स का भी है कि पानी में उनका रोकने की क्षमता है, वो अपनी जड़ों पे, अपने मिट्टी पे जितने भी केमिकल्स हैं उन्हें रोक लेते हैं। फ्लडिंग वगैरह में बहुत काम करते हैं वो कि फ्लडिंग को भी रोक लेते हैं। बहुत ही मल्टी यूज़ है और इसी तरीके का अभी तो मैन मेड वेटलैंड्स भी बहुत ज़्यादा काम में आ रहे हैं। कई जगह पे ये प्रपोज़ किया जाता है कि उनका इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे इस तरीके के आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का वो नहीं है, बजट नहीं है। तो वो उस तरीके के काम करते हैं, लेकिन अगर पॉल्यूशन आप किसी चीज़ उसको बहुत ज़्यादा देंगे तो उसका भी एक कैपेसिटी है, उसकी भी सहनशीलता की एक लिमिट है, तो वो चली जाएगी, तो वो उस तरीके से उन पे भी बहुत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेटलैंड्स हैं जो, वो ना ही सिर्फ फ्लडिंग कंट्रोल में, पॉल्यूशन कंट्रोल में काम करते हैं, बहुत सारी प्रजातियों को जी। वो सपोर्ट भी करते हैं। पर्टिकुलरली इंडिया में इस टाइम पे 97 से 98 आई गेस रामसर वेटलैंड्स हैं, जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और द इकोसिस्टम सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो इसलिए उनका भी बचाव, उनकी भी संरक्षण एक बहुत बड़ा दायित्व है हम लोगों के ऊपर भी। और इस समय हम लोग गंगा के भी काफ़ी जो प्रायोरिटी वेटलैंड्स हैं गंगा रिवर बेसिन के, उन पे काम कर रहे हैं। जैसे सुंदरबंस पे हम लोगों का काम है, गोगाबील पे काम है जो कि बिहार में है। बिहार में ही काबरताल करके एक वेटलैंड है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इट्स हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, हाई बायोडाइवर्सिटी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सुंदरबन का तो आपको पता ही है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में काम आते हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है वहाँ की, वन ऑफ द कोस्टल एनरिच्ड मैंग्रोव वेटलैंड है। देन यहाँ पे उत्तराखंड में हम लोग ना आसन पे काम कर रहे हैं, हैदरपुर वेटलैंड पे हम लोग काम कर रहे हैं, और झारखंड में सिर्फ एक ही वेटलैंड है जो कि है उधवा। उधवा पे भी हम लोगों का काम है कि पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, उनका हेल्थ कैसा है, ये सारा देखने का। नदी में जब पोल्यूशन होता है मैम, तो जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, क्या वो भी इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल, हर तरीके से। और इसके लिए डेडिकेटेड एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट के जो कि मॉनिटर करते हैं ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को। जैसे एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है रुड़की में, तो ये उनका काम है। तो वो उस तरीके से हर चीज़ के लिए आई थिंक हम लोगों का इंडिया में हर तरीके को कंटामिनेशन को मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिक एजेंसीज़ हैं, और उस तरीके के जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके और पब्लिक हेल्थ पे कोई तरीके का दुष्प्रभाव ना पड़े। 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो केदार, और अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रुचिका साहा जी से। आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आप गंगा की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। आप लैब से लेकर फील्ड तक काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद जो रिजल्ट है उसको भी आप बताते हैं कि भाई अब स्थिति बेहतर हुई है, अब स्थिति थोड़ा सा खराब है, इस जगह स्थिति अच्छी है, यहाँ पर
इस तरह के इंटरवेंशन की जरूरत है। जी। इन सब चीज़ों पर आप काम करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि पूरे 5 स्टेट की बात करते हैं जहाँ से गंगा होकर जाती है, क्या स्थिति पहले से बेहतर हुई है? बिल्कुल ये एक तरीके का बहुत ही अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि कई जगह पे स्थिति जो पहले बहुत ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपसे बात किया था कानपुर वाला स्ट्रेच जी। जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड था, टैनरी का वेस्ट आता था, क्रोमियम बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता था, वो हम लोगों को बहुत कम मिला है। मैंने आपसे हर्षिल वाली बात बताई थी कि जो बैंड या रिस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स हैं, उनका भी हम लोगों को जो लेवल है वो बहुत कम मिला। 2017-18 से अभी अगर हम 2025 लेटेस्ट हम लोगों ने दिसंबर में अपना कॉन्क्लूड किया है सर्वे, तो बहुत ही कम मिला हमें। तो स्थिति बहुत ही आशा जनिक बोल सकते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्टिक है। बट ये सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का एक वो है कि सबके साथ के साथ ही ये पॉसिबल हो पाएगा अगर हम लोग चाहते हैं कि गंगा साफ हो। बट सबके लिए साफ का अलग डेफिनेशन है, मैं ये बात आपको बोलना चाहूँगी। अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि साफ मतलब आज अगर कूड़ा पड़ा है तो कल अगर ये साफ हो जाता है तो मेरे लिए वो साफ है। लेकिन हम लोग जो साइंटिफिक काम कर रहे हैं, हमारा जैसे मैंने आपको बोला आँखों से दिख रहा है सिर्फ वही गंदा नहीं है, जो उसमें नहीं दिख रहा है वो भी गंदा है। तो हम लोगों के लिए साफ का जो मतलब है वो कि आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी उसके कंपैरिजन साफ है कि नहीं है। बिल्कुल साफ होना तो नामुमकिन है, क्योंकि बिल्कुल ही साफ हो जाए कि जैसे फिल्टर का पानी पी रहे हैं वैसा हो जाए वो तो नहीं है। लेकिन आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी उसके कंपैरेटिव बहुत ही आशाजनक और ऑप्टिमिस्टिक हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर सब लोग साथ में काम करें, अगर साथ में सब लोग काम करेंगे, जो कि हो रहा है, अभी बदलाव आया है लोगों की सोच में, लोगों के रवैये में, अपनी नदियों को लेके एक जो अपना मेरी नदी है वो विचारधारा आई है। आई थिंक हम लोग को बहुत ही जल्दी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि एक्चुअली एक प्रवृत्ति है, हम सभी लोगों में वो प्रवृत्ति है कि हम कूड़े को या जो वेस्ट है उसको शिफ्ट करते हैं। जी मेरे घर में ना रहे, हाँ। पड़ोस में मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, तो खुद से पहल करेंगे तो लगता है कि स्थिति बदलेगी, जी बदलाव आएगा और एक सकारात्मक बदलाव आएगा। बिल्कुल। चलते चलते मैं आपका एक मैसेज जानना चाहेंगे लोगों के लिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि नदियाँ हमारी हैं, हमें इन्हें अपना समझ के आगे पे काम करना है। आप जागरूक रहें, आप सवाल पूछें, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। नदियों की और जैव विविधता के संरक्षण के लिए आप ये जानें कि अगर कोई नदी गंदी दिख रही है उसके बारे में सवाल करें। आपका पीने का पानी कहाँ से आ रहा है, अपनी म्युनिसिपैलिटी से सवाल करें। जो शिक्षक गण हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं या विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस तरीके का जो हम लोग कैंपेन करते हैं या गवर्नमेंट कैंपेन करती है जिस तरीके का कि आप उसका पानी का जो बेसिक विश्लेषण की जांच के लिए वो सिटीजन साइंस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें। और अपना आप जागरूक रहेंगे, जो हमारे शिक्षक और हमारे बच्चे हैं वो जागरूक रहेंगे, तभी वो लाखों अपने जैसे कई लोगों को और जागरूक कर पाएंगे। तो मेरा यही है कि नदियों को अपना समझेंगे तभी वो हमारे लिए हमको अपना समझेंगी, और हम सबकी जिम्मेदारी है अपनी नदियों को साफ करने की, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं। बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी है और आपने बताया है कि नदियों को साफ रखेंगे, अपनी मिट्टी को स्वच्छ रखेंगे, अपनी पूरी प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे, अपनी आबोहवा को स्वच्छ रखेंगे, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध हो जाएंगे। आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं गंगा के संरक्षण को लेकर, सहायक नदियों के संरक्षण को लेकर। आपने ये भी बताया कि कहाँ स्थिति कैसी है। सब जगह एक जैसी स्थिति नहीं है और सब जगह एक जैसी नीति भी नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर रुचिका शाह जी से। आप WII में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। आपने एक लैब स्थापित की है और उस लैब के माध्यम से जो जांच है वो बहुत तेज हो गई है, और मुझे लगता है मैम, और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि जिस गति से आप काम कर रहे हैं उस गति से ही रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिले। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।